देखिए वैभव, महिला आरक्षण के लिए बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी इसके लिए, विपक्ष का कहना है मौजूदा संख्या में भी आप दे सकते थे। नहीं, मौजूदा संख्या में दे सकते थे तो आपने इसकी पहल की क्या? जब ये बिल पास भी हुआ 2023 में, तब पर भी तो आपने अरंगे डाले थे, तब पर भी तो आपकी नौटंकी खत्म नहीं हुई थी। अगर उस समय आप इस बिल को बड़े प्यार से पास करवाए होते और सरकार को उस समय कहते कि 2024 के इससे करिए, मौजूदा संख्या में आप दीजिए, लेकिन आपने तो वहां भी नहीं किया। तो हर चीज सरकार पे आप ब्लेम नहीं कर सकते, आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपको विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं देश के लिए। केवल और केवल जैसे ही सेशन कितने दिन चलता है, मिला जुला के आप देख लो 3 सेशन है, एक बजट के बाद की चर्चा को मिला के 4 सेशन हो जाते हैं अगर ऐसे काउंट किया जाए तो। और उसमें कितने दिन सार्थक बहस करती है ये विपक्ष? चलने तो आप संसद देते नहीं हो, विपक्ष कहते हैं मौजूदा में भी हो जाए। तो मौजूदा में जब महिला आरक्षण आया तो आप वही डीएमके ने विरोध किया, वही ये क्या नाम है, समाजवादी पार्टी आरजेडी का तो अभी अब उतना वर्चस्व नहीं रहा, और ये कांग्रेस पार्टी, ये जो समाजवादी पार्टी के और लालू यादव की पार्टी और ये सब क्या महिलाओं के लिए बातें लेके आते थे कि प्रकटी है, ये है, वो है। तो फिर जब आपकी नियत जो थी वो परिलक्षित होती थी, पूरे देश की जनता को दिखता था कि विरोध करने वालों में आप ही सबसे आगे उसका झंडा उठा के बुलंद किए थे। तो सरकार को इस मुद्दे पे ये लगता है कि क्यों ना वो क्रेडिट ले और क्यों ना जल्दबाजी करे, क्योंकि इतने साल हो गए। आप एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिए, कांग्रेस के समय में भी बिल आया, लेकिन कांग्रेस के समय यूपीए की जो वर्तमान उनके जो ये थे घटक दल, उन्होंने ही विरोध कर दिया, किया कि नहीं? लेकिन 2023 में इस सरकार ने पास करवा दिया, लेकिन फिर वही मामला आके परिसीमन पे अटक गया। और मैं तो मानता हूं कि बीजेपी की भी समस्या थी। बीजेपी की समस्या इसलिए थी कि उस समय थोड़ी अहंकार हो गया था, जब इनके 303 खुद के सांसद थे एनडीए के और मिला के, जब पूरी व्यवस्था बन रही थी तब ये इतने सारे बिल लाए नहीं। अब जब ये अल्पमत की सरकार है तब ये इसमें लेके आ रही है, चर्चा कर रही है। तो देश को इससे एक संदेश मिलता है कि ठीक है, सरकार इसके लिए एक वो तो दिखाई देती है, संवेदनशील तो दिखाई देती है। बाकी की पार्टियों में तो न तो पहले था न तो अब है, फिर वही हंगामे की भेंट चढ़ाएंगे। लेकिन सरकार को भी पता है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, इसलिए वो कुछ अगर करेगी, या तो राज्यसभा में वहां पे जो संख्या मात्र 11 एमपी की कमी है, वो बीजेपी जनता दल हो, फिर वाईएसआर रेड्डी की पार्टी जो है उसकी हो, या और भी डीएमके का भी वहां पे प्रतिनिधित्व है। क्या पता डीएमके से अंदर खाने बात हो कि तुम वहां पे सपोर्ट करो। तो बिल्कुल सर्वेश पाठक जी, डीएमके पे सबसे बड़ा ये सवालिया निशान लगता है साउथ इंडिया की पार्टी में कि उसने महिला आरक्षण बिल को रोक दिया, उसके कारण नहीं पास हो पाया। पाठक जी, राजनीतिक सवालों पर हम बात कर चुके हैं काफी, थोड़ा कानूनी सवालों के जवाब भी डाल लेते हैं। रुद्र प्रताप जी के पास चलते हैं। रुद्र जी, मान लीजिए पास करवा ले जाती है सरकार, जैसे कि सर्वेश पाठक जी बता रहे हैं, एक बार बिल पास नहीं करवा पाई है सरकार, काफी फजीहत हुई थी। हालांकि पश्चिम बंगाल चुनाव वो जीत गए, महिलाओं का मुद्दा भी उठाया था कि देखो ममता की पार्टी ने भी महिला आरक्षण का विरोध किया था। लेकिन अब अगर सरकार लाएगी तो सरकार पूरा जांच परख के संख्या जुटा के तभी लेकर आएगी, कि अब अगर वो पास नहीं करवा पाई बिल लाकर भी, तब बहुत बड़ी फजीहत होने वाली है। मान लीजिए पास हो जाता है, विपक्ष के पास, खासकर कांग्रेस पार्टी के पास, तब कोई और मौका रह सकता है, कोई कानूनी अड़चन आ सकती है। देखिए सर्वेश जी, अगर ये 50% वाले फॉर्मूले के साथ जाते हैं तो ये कानूनी अड़चन आनी ही आनी है, क्योंकि ये किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि आर्टिकल 82 में स्पष्ट लिखा है कि परिसीमन की एक ही व्यवस्था है और वो है जनसंख्या के अनुसार। उसमें आप ये फेरबदल कर सकते हैं कि जैसे जो साउथ और नॉर्थ की बात हो रही है कि साउथ के सांसदों की संख्या आप कम जनसंख्या पर दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपने साउथ के सांसदों की संख्या 10 लाख पे कर दी, आप नॉर्थ को 15 लाख पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परसेंटेज में या इस तरह के आंकड़ों में उसको बढ़ाते हैं तो वो किसी तरह से संवैधानिक नहीं होगा, क्योंकि एक ही लाइन लिखी गई है
परिसीमन की व्यवस्था में कि परिसीमन का आधार सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या है, क्योंकि वोटर क्या होता है, वोटर संख्या ही तो मानी जाती है ना, कि भाई आप एक वोटर आपको कम पड़ जाता है तो आप चुनाव नहीं लड़ लेकिन सकते। लेकिन लेकिन रुद्र प्रताप जी, ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन क्या सच नहीं है कि जितने विविधतापूर्ण देश में हम रह रहे हैं, भाषाई तौर पर काफी ज्यादा विवाद भी होता रहा है, ऐसे में अगर उत्तर भारतीय राज्यों की सीटों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो देश की एकता को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में और भी और अन्य राज्यों में ये सवाल तो उठेंगे ना कि हमारी सीटें कम हो गई। आपका सवाल हम समझ गए, आपका सवाल वही सवाल है जो पिछले 50 साल से देश को बताया गया है। भाई अगर मैं कह रहा हूं कि ये समस्या है तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान चर्चा है ना। परिसीमन पे आपने चर्चा सुनी है किसी से? अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की परेशानी है तो इस पे एक कोई समिति बनती ना, एक देश एक चुनाव पे एक समिति बनी थी कि नहीं, पूरे देश में उसने रिपोर्ट सौंपी थी। अगर परिसीमन की व्यवस्था 50 सालों से इसी वजह से रोकी गई है कि साउथ की सीटों और नॉर्थ की सीटों में डिस्टर्बेंस होगा, तो उसके लिए हम प्रयास क्या कर रहे हैं? हम तो सीधा बिल ला रहे हैं ना। बिल लाने के बाद कोई चर्चा का थोड़ी विषय बचेगा। बिल आपने लाया, बिल पास हो गया तो लागू हो जाएगा। जब ये समस्या इतनी महत्वपूर्ण है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि अगर अप्रैल में जो बिल गिरा उसके बाद एक कमेटी बन जानी चाहिए थी ना, कि जो चर्चा करती कि सीटों का अनुपात किस हिसाब से बढ़ता है। और उत्तर का कौन बोल रहा है जरा बताइए तो? दक्षिण के राज्य तो विरोध कर रहे हैं। उत्तर के किसी भी राज्य ने पिछले 50 सालों से ये बात कही है कि परिसीमन क्यों नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है? किसी ने बोला है? और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि जो देश को में भ्रम फैलाया जा रहा है कि परिसीमन की व्यवस्था विधानसभा में लागू होती है। लोकसभा को छोड़ दीजिए, विधानसभा में भी तो होती है। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 50 सालों से परिसीमन क्यों नहीं लागू किया गया? इसमें तमिलनाडु, केरल और आंध्र को क्या दिक्कत हो जाएगी जरा बताइए? अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटें बढ़े, बिहार की बढ़े, बंगाल की बढ़े, महाराष्ट्र की बढ़े या किसी भी राज्य की बढ़े, तो दूसरे राज्यों को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। तो यहां उत्तर दक्षिण की तो लड़ाई नहीं है, तो इनमें 50 सालों से परिसीमन पर रोक लगाई क्यों गई है? तो सवाल ये नहीं है, मैंने क्या कहा कि ये नैरेटिव पैदा किया गया है कि उत्तर और दक्षिण की लड़ाई है। अगर उत्तर दक्षिण की लड़ाई है तो आप एक नाम मुझे बता दीजिए उत्तर भारत के नेता का जिसने ये कहा हो कि परिसीमन लागू कराइए। कारण क्या है? इससे हमारा 50 सालों से नुकसान हो रहा है। नोएडा में 45 लाख 50 लाख की संख्या पे एक सांसद है। कोई आदमी कह रहा है कि इतनी संख्या पे क्यों सांसद हैं? भाई अमित शाह जी ने यही बात बोली है ना संसद में कि इतना गैप हो गया है कि जिसको सही करना हमारी जरूरत है। तो जब जरूरत है तो उस पर संवाद कौन करेगा? आप आदेश ला रहे हैं, बिल का मतलब क्या है कि वो लागू हो जाएगा, उस पर चर्चा कहां हो रही है? अगर चर्चा होनी चाहिए थी तो एक कमेटी बनाई जानी चाहिए थी। वो पूरी कमेटी चाहे उत्तर दक्षिण सारे नेताओं से, वहां के लोगों से, आम जनता से संवाद करती। उस संवाद करने के बाद जो बेहतर विकल्प निकलता उसके आधार पर परिसीमन लागू हो जाता। इसमें बुराई क्या होती है जरा बताइए? और मैंने कहा कि कोई किसी का नहीं नुकसान होगा। दक्षिण भारत की जो चिंता है वो चिंता इसीलिए है कि संवाद नहीं हो रहा है, बात ही नहीं हो रही है। मैंने क्या इसी पॉइंट पर तो अमित शाह जी को ये बात बोलनी पड़ी थी कि 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं 50% ऐड करवा के ला रहा हूं, क्योंकि ऐड नहीं था ना। भाई क्यों नहीं ऐड था? आप पॉइंट समझिए। क्योंकि आप 50% जैसे ही लिखेंगे वो गैर संवैधानिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें जनसंख्या का उल्लेख नहीं है। परसेंटेज क्या होता है जनसंख्या में? तो ये इसी वजह से उसे नहीं लिखा गया था और विपक्ष उस मुद्दे को पकड़ रहा था, तो उन्होंने ये बात कह दी। तो आप एक बात बताइए कि 50 साल से रुकी हुई व्यवस्था जिसमें सांसदों की संख्या, मैंने क्या कहा, वो तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि कितने संख्या होनी चाहिए, कितने नहीं होनी चाहिए। तो जो 50 साल की अगर व्यवस्था रुकी हुई है और अगर उसको लागू करना है तो उसके लिए आपको संवाद तो करना पड़ेगा ना। और संवाद में आप करना क्या चाह रहे हैं? आप महिला आरक्षण के नाम पर उसके पीछे छुप रहे हैं। भाई डे फर्स्ट से आपको पता था कि जब तक परिसीमन नहीं होगा महिला आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। ये कौन नहीं जानता? एक बच्चा बता देगा, क्योंकि परिसीमन ही तय करेगा ना कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए होगी, कौन सी सीटें नहीं होगी। वो 543 पे भी करना हो तो भी लागू नहीं होगा। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं ना कि पुराने आंकड़ों पे आप लागू कर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी नहीं लागू किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए भी परिसीमन आयोग का बनना जरूरी है। क्योंकि वही तो तय करेगा ना कि कौन सी सीट महिला के लिए रिजर्व होगी। आज भी 80-80 सीटें किसके लिए रिजर्व हैं, ऊपर तय करने का अधिकार किसको है? परिसीमन आयोग को है।
परिसीमन आयोग अगर नहीं बनता है तभी तो देश में जब से परिसीमन नहीं हुआ है, जो सीटें एससी के लिए रिजर्व है वो एससी एसटी के लिए रिजर्व है, उसमें भी बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये सवाल है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम इतने आसानी से बढ़ रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार बिल पास कैसे कराएगी, हम ये नहीं चर्चा कर रहे हैं कि सरकार इस बिल को क्यों पास कराना चाह रही है। भाई इतनी लंबी व्यवस्था में आप किसी से चर्चा नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आज के डेट में, चाहे वो मीडिया में है चाहे पॉलिटिक्स में, आप किसी में भी आप एक सवाल पूछ लीजिए कि पिछले बिल में क्या क्या था, कोई नहीं बता पाएगा, या अगला बिल आ रहा है उसमें क्या क्या है वो कोई नहीं बता पाएगा। तो सवाल ये है कि ब्लाइंड आप क्यों खेलना चाह रहे हैं? आप ला दीजिए ना सबके सामने कि हम इसी आधार पर करना चाहते हैं, दक्षिण के राज्य बैठे, उत्तर के राज्य बैठे, पूरा देश इस बात को जाने, उसके बाद आप बिल पास कराइए। और महिलाओं की अगर हिमायत की बात आप कर रहे हैं तो अप्रैल में बिल गिरा है, उसके बाद आपने देखा होगा कि जून में 26 राज्यसभा चुनाव हुए हैं सीटों के लिए, 2 महिलाएं केवल चुन कर आई हैं 26 में से 2। अब आप परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। आज देश में 36 राज्यों में से सिर्फ 1 महिला मुख्यमंत्री है और 36 राज्यों में से सिर्फ 1 महिला राज्यपाल है। भाई राज्यपाल की नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है ना, महिलाओं की नियुक्ति कर सकती है कि नहीं कर सकती है? उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल को आप छोड़ लीजिए और रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, आप बता दीजिए कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री देश में बिल्कुल, ये सवाल तो उठ रहा है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि अगर आप महिलाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं, उनकी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने दल के अंदर भी पहले कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने इतनी सीटें, इतने टिकट जो है वो महिलाओं को ही देंगी। तो शुरुआत तो अपने दल से कीजिए। तो इसीलिए सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहा है। रुद्र प्रताप जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, उसके बाद फिर हम सर्वेश पाठक जी के पास चलेंगे कि इस बिल को लेकर अगर बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी, कुछ दल जो विपक्ष के पहले विरोध कर रहे थे अब वो सरकार के समर्थन में आ सकते हैं। सरकार बिल अगर पास करवा ली जाती है, अगर सरकार को कोई कानूनी अड़चन भी नहीं आती है, तब अगर सरकार क्या खासकर बीजेपी इससे फायदा उठाने की कोशिश करेगी? जो नए लोकसभा क्षेत्र बनेंगे उसको अपने हिसाब से बनाना? नहीं, ये इसके बाद उसके ऊपर ये आरोप हमेशा लगेंगे और इस आरोप से भाग नहीं सकती है। कारण क्या है कि जब आप इस चीज को पहले ही मैनिपुलेट कर चुके हैं कि हम इतनी सीटों के साथ आ रहे हैं और आप इतनी सीटों की बात करने लगे हैं, तो इस बात पर सवाल उठेगा कि जो परिसीमन आयोग बनेगा या परिसीमन आयोग के जो काम करने का तरीका है वो भी मैनिपुलेटिव होगा, जो कि अब तक नहीं था। क्योंकि परिसीमन आयोग बहुत स्वच्छंद संस्था होती है, वो अपने रिपोर्ट देने के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, उसका और कोई काम ही नहीं होता है। तो ये आरोप तो लगेंगे ही लगेंगे। जो मैंने क्या कहा कि असम और जम्मू कश्मीर में अभी भी लग रहे हैं, क्योंकि वहां परिसीमन हुए हैं, केवल क्षेत्रों का। बिल्कुल, असम में तो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, वहां तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मुस्लिम बाहुल सीटों को जानबूझ के घटाया गया, उनमें ऐसे बंटवारा किया गया कि उनकी सीटों की संख्या कम हो गई और उनको एक जगह ही ऐसे रख दिया गया कि कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक चुने गए हैं उनमें से सिर्फ एक विधायक को छोड़ दे, बाकी सारे मुस्लिम हैं। देखिए, इसमें यही एक दिक्कत आ रही है कि जैसे परिसीमन क्षेत्र बंटवारे का काम नहीं है, परिसीमन का काम है सीटों को बढ़ाना या घटाना जनसंख्या के अनुपात में। तो जब सीटें बढ़ती या घटती हैं तो क्षेत्र घट और बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जहां 10 सीटें थी अगर 12 हो जाएंगी तो उसी में से वो क्षेत्र अलग अलग होंगे। लेकिन ये जो परिसीमन कराए गए हैं उसमें सीटें नहीं बढ़ रही हैं, केवल आप क्षेत्र को बदल रहे हैं। तो क्षेत्र बदलने में क्या होता है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार क्षेत्र को बदल लेंगे, जो विपक्ष का आरोप है। और ये आरोप इसलिए जायज हो जाता है क्योंकि भाई आप क्यों नहीं वो काम करने जा रहे हैं जो काम नहीं है, आप अपने उस काम से अलग क्यों जा रहे हैं? सीटें बढ़ती तो क्षेत्र आप बांटते रहिए, लेकिन आप क्यों बीच में क्षेत्र बांटने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये तो आरोप लगेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जब ये सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है, ये सवाल देश का है कि अगर मान लीजिए जो मैंने आपको बात कही कि जो 2011 की बात करी जा रही है, ये तो सबसे पहले भ्रम ये है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार हम डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं। क्योंकि 2011 के अगर आंकड़ों के हिसाब से होती तो सीटें दूने से अधिक होती। क्योंकि जब लास्ट टाइम में परिसीमन हुआ था 1972 में, तो उस समय देश की जनसंख्या 54 करोड़ थी। अगर हम 11 के डेटा को ले लेते हैं तो 11 में 121 करोड़ की जनसंख्या है, जो कि दूने से अधिक होती है।
तो सीटें भी तो दूने से अधिक हो जाएंगी। तो 50% का फॉर्मूला उस जनसंख्या के साथ अटैच करने का लॉजिक नहीं है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। और दूसरे, जब मैं कह रहा हूं कि आपको मार्च में इस देश में नए जनसंख्या के आंकड़े मिलने जा रहे हैं, तो जैसे आपने 50 साल इंतजार किया वैसे 6 महीने इंतजार करिए, 145 करोड़ की आबादी के अनुपात में बनाइए ना, क्योंकि इसके बाद अगला परिसीमन कब होगा जरा बताइए। जो ये लोग जुड़ रहे हैं 11 के बाद, मैं 11 की बात कर लेता हूं, 11 से 26 तक के बीच के जो लोग जुड़ेंगे, इनका प्रतिनिधित्व कब मिलेगा, क्योंकि अगला परिसीमन कब होने वाला है देश में। क्योंकि सरकार के इस बिल में ये भी एक प्रावधान है कि जो पहली व्यवस्था थी कि हर जनसंख्या के आंकड़े के बाद परिसीमन कंपल्सरी हो जाता है, उसको कराना है। इस बिल में ये भी एक ऐड है कि ये सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि सरकार परिसीमन कराए या सरकार परिसीमन न कराए। तो आप अगला परिसीमन अगर नहीं कराएंगे तो इनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो आप 6 महीने का इंतजार करिए, नए आंकड़े आ रहे हैं, नए आंकड़ों के साथ आप परिसीमन कराइए और उसके आधार पर आप देश चलाइए। 6 महीने की जल्दीबाजी, आप 6 महीने में आप लगभग 25 करोड़ लोगों को क्यों छोड़ना चाहते हैं परिसीमन से। तो ये शंका जो है ये पक्ष विपक्ष से ज्यादा इस पूरे देश को होनी चाहिए, हमको होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि परिसीमन लोकतंत्र क्या मतलब बीजेपी और कांग्रेस से बनता है, लोकतंत्र हम सब से बनता है ना, तो हमारी भी तो जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। और जो ये बात हो रही है कि जैसे आपने पूछा था एक सवाल कि संख्या इतनी हो जाएगी तो वहां लोग बोलने का क्या है। आज एक बात बताइए कि ये व्यवस्था क्यों लाई गई। आप जनसंख्या नहीं नियंत्रण कर पाएंगे तो संसाधन नहीं बनाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि भाई आप इतने जनसंख्या हो गई तो हम हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं, या हम कॉलेज नहीं बनाएंगे, हम रोड नहीं बनाएंगे, हम एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे। तो सारी व्यवस्था जनप्रतिनिधियों की संख्या पे आके क्यों टिक रही है। खर्चे की बात आप करिए, यूपीएससी में हर साल 1,000 से ज्यादा सीट निकाल रही है ना, सांसदों से कम खर्चे उनके ऊपर होते हैं क्या। अगर उनकी सैलरी भत्ते उनके सारा जोड़ लिया जाए तो एक सांसद से ज्यादा ही होंगे। आप 1,000 तो उनको हर साल ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। यहाँ तो आपको 5 साल के बाद उनका चुनाव करना होता है ना। तो सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, आपको चीजों को स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल। जो रुद्र प्रताप जी, बात करिए। जी समय की कमी है, सर्वेश पाठक जी के पास भी चलते हैं। पाठक जी, अभी रुद्र प्रताप जी जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों पर आपका क्या जवाब हो सकता है। और ये बात तो भी सही है ना कि अगर आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं तो शुरुआत अगर आप खुद की पार्टी, खुद के सरकार से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। केंद्र सरकार के हाथ में इतना तो है ना कि कितने राज्यों में महिला राज्यपाल बन सकती हैं। बीजेपी के हाथ में, बीजेपी एनडीए के भी 21-22 राज्यों में सरकार है। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश वाले छोटे से राज्य को छोड़ दें तो कहीं महिला मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए वैभव, मैंने पहले भी इसी बात को उठाया। मैंने बंगाल चुनाव का एग्जांपल दिया कि सरकार चुनाव करवाने से पहले ये बिल पास करवाने में फेल हो चुकी थी। उसके पास एक अपर हैंड था कि देखिए हमने तो लाया लेकिन महिलाओं को इन टीएमसी ने पास नहीं होने दिया है, महिला के प्रतिनिधित्व को आगे नहीं आने दिया। आपने उसके अनुसार न तो अपनी पार्टी में टिकट दिए और जितनी भी महिलाएं चुन के आई उसके अनुसार आपने पार्टी में मंत्री भी नहीं बनाया। तो ये तो सरकार हर समय घिर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को पहले अपने अंदर भी ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप एक तरफ कहते हो कि महिलाओं के लिए मैंने ही ये बिल पास करवाया है, हम मानते हैं और ये सारा क्रेडिट आपको जाएगा ही, क्योंकि बाकी की कोई पार्टी इसके लिए, जो विपक्ष की पार्टी है, तैयार नहीं थी और वो जिंदगी में कभी भी तैयार नहीं होगी वैभव। रही दूसरी बात कि अभी हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि वो जो है संविधान का उल्लंघन होगा कि अगर 50% की जो सीमा है वो तय कर दिया जाए, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं भी क्लैरिटी चाहता हूं कि संविधान में तो संशोधन होते रहते हैं, तो यहाँ पे एक चीज को अगर ये आधार बनाया जाए कि साउथ के राज्यों में जनसंख्या कम हुई है और जिसके लिए उनका ये जो है कि प्रतिनिधित्व कम होगा, लेकिन फिर भी वहां पे 50% सीट दी जा रही है, तो इस बिल में जो 81 की आप बात कर रहे हैं उसमें भी तो संशोधन कर सकती है सरकार। रुद्र जी, जो संविधान में संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मूल भावना होती है उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते आप, उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। उसका फंडामेंटल ये है कि जो परिसीमन का जो आधार है वो जनसंख्या होगा। जनसंख्या में आप दक्षिण को, मैंने क्या कहा
कि दक्षिण को आप कम संख्या पे एक सांसद दे सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि वहां के सांसदों की संख्या 10 लाख पर आपने कर दी कि 10 लाख की संख्या पर दक्षिण राज्यों में एक सांसद होगा, और वही संख्या आप जब उत्तर में आते हैं तो उसकी संख्या 15 लाख पे कर सकते हैं। लेकिन उसका आधार आपको जनसंख्या देना पड़ेगा। एक और आधार होता है उत्तर दक्षिण से अलग, जिसपे लोगों का ध्यान नहीं है। पर्वतीय राज्यों को एक अलग छूट मिलती है सांसदों की संख्या में, उनकी संख्या इस अनुपात में नहीं तय की जाती है। कई ऐसे सांसद हैं देश में जो 1 लाख 1.5 लाख की संख्या पे, क्योंकि पर्वतीय राज्य की जनसंख्या बाकी हिसाब से बहुत कम होती है, तो उनकी संख्या कम पे ली जाती है। तो ये प्रोविजन करने की व्यवस्था सरकार के पास है, लेकिन आप प्रो डेट जैसे अनुपात में नहीं दे सकते हैं कि वैसे मैं आपकी 4 सीट बढ़ा देता हूं, आपको 50% दे देता हूं, आपको 40%। आपको ये आंकड़े जनसंख्या पर ही लाने पड़ेंगे कि इतनी जनसंख्या पे उत्तर को दी जा रही है, उतनी पे दक्षिण को दी जा रही है, या इतनी पे आप पर्वतीय राज्यों को दे रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला सब जगह लगाना पड़ेगा आपको ना। क्योंकि अगर उत्तर को भी आप देखेंगे तो उत्तर में भी अलग अलग राज्यों का जनसंख्या का जो अनुपात है अलग तरीके से बढ़ा है। अगर आप दक्षिण में देखें तो वहां पर जनसंख्या का भी अनुपात अलग अलग तरीके से, तो आप ऐसे नहीं दे सकते। अब केरल को अगर आप जस्ट 50% देते हैं तो उसको बहुत फायदा होता है, बाकी राज्यों को अगर आप नहीं देते हैं, जैसे अब उत्तर प्रदेश बिहार को अगर 50% देते हैं तो उनको बहुत नुकसान हो रहा है। कारण क्या है कि उनकी जनसंख्या जस्ट 3 टाइम हो गई है। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो 72 की जनगणना के परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़ी है। तो उनको 50% अगर आप देंगे तो उनको बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए आपको ये कॉम्बिनेशन जनसंख्या पे लाना पड़ेगा, और इसमें आपको बैठना पड़ेगा, सारे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। क्योंकि आपको क्या लग रहा है, इस बिल को पास होने के बाद जैसे सीटें तय हो जाएंगी, आप देश के अंदर जो इसके प्रति अविश्वास पैदा होगा उसको झेल पाना सरकार के पास का थोड़ी है। अभी तो लोग सोच रहे हैं इस बात को, क्योंकि जैसी सीटें आएंगी और जैसे ये अविश्वास पैदा होगा कि भाई आप बड़े बड़े लोगों की सीटें महिला कर देंगे, जो अभी बात चल रही है कि भाई जो बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं जिनकी परंपरागत सीट है 5 बार 6 बार से चुन कर आ रहे हैं, उसको आप महिला कर देंगे। तो ये सारी जो आशंका है इसको दूर करने के लिए सबके साथ आपको बैठना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम कैसे करना चाह रहे हैं। बिल पास करा के सीधे आप लागू करना, आप देखिए किसान आंदोलन में क्या हुआ, आप बिल पास कराते हैं 1 साल के बाद वही बिल आपको वापस लेना पड़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने के लिए बिल लाया जा रहा है, सांसदों की संख्या तय करने के लिए लाया जा रहा है, तो इस पे चर्चा व्यापक होनी चाहिए, खुले मंच से होनी चाहिए, और सबको स्पष्ट होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.